आज आपके लिए प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा आरंभ कब की गई और क्यों की गई। क्योंकि मिशनरी वह व्यक्ति होता है या वह समुदाय होता है जो अपने धर्म, सभ्यता को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का प्रयास करता है। इसी के साथ ही वह उस समुदाय, उस समाज में व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करता है जिससे उसका वर्चस्व पूरे समाज में अच्छी तरह से बन सके। इसी तरह मिशनरियों द्वारा जो आधुनिक शिक्षा का आरंभ किया गया, उसमें मिशनरियों ने भारत में कैथोलिक धर्म का प्रसार करना था। इसके अतिरिक्त अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करनी थी जिससे वह अपने उद्देश्य को पूर्णतः स्थापित कर सकें। साथ ही शिक्षा संस्थाओं में मिशनरियों को भारतीयों से संपर्क स्थापित करने, उन्हें अपने धार्मिक सिद्धांतों से अवगत कराने का भी अवसर प्रदान किया गया था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापार और धर्म का प्रचार करना था। लेकिन धीरे धीरे देश के पर्याप्त भूभाग पर वह शासन स्थापित करते चले गए, जिससे कंपनी के द्वारा शिक्षा पद्धति पर भी ध्यान दिया जाने लगा। इसमें शिक्षा व्यवस्था अंग्रेज़ों के साथ ही भारतीयों को, डच को साथ में शिक्षा देने की बात कही जाती थी। मिशनरियों ने सर्वप्रथम डच मिशनरियों चिंसुरा, नागापट्टम तथा विमलीपट्टम के कुछ विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों एवं अन्य भारतीयों के बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे इनके धर्म का प्रचार प्रसार आसानी से हो सके। इसके साथ ही फ्रांसीसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी मिशनरियों के अनेक विद्यालयों की भी स्थापना की गई थी, जिसमें विभिन्न विषयों के अतिरिक्त इसमें प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था दी जाती थी। क्योंकि सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा की नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही, किंतु बाद में इन कंपनियों के द्वारा हमारे यहाँ उच्च शिक्षा संस्थाओं के बारे में भी विचार करना प्रारंभ किया। इसके साथ ही 1781 में कोलकाता में, मद्रास तथा बनारस में, 1791 में कॉलेजों की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने अपने अर्ध सैनिक कर्मचारियों के लिए तथा भारतीय हिंदुओं के लिए मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ किया तथा अंत में सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उसी के बाद इन्होंने अपना प्रयास प्रारंभ रखा। 1813 का आज्ञापत्र, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र का श्रेय था कि हम यहाँ पे 20 वर्ष के पश्चात जो कार्य होगा 20 वर्ष का होगा और उसके पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा उसका विवेचना किया जाता था कि अपने उद्देश्य में यह कार्य संपन्न कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। इस उद्देश्य से 1813 में संसद के समक्ष एक आज्ञापत्र रखा गया, जिसमें ग्रांट को सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि 1813 के आज्ञापत्र में शिक्षा प्रसार के उत्तरदायी को
सर्वोत्तम माना गया था। इसी के आधार पर, क्योंकि इस शिक्षा में दो तरह की बात कही गई थी, जिसमें एक प्राच्य होगा और दूसरा पश्चात होगा। प्राच्य और पश्चात का अंतर दिया गया था क्योंकि यह विवादित प्रश्न था, जिसमें साहित्य के पुनर्वास और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन करने हेतु भारत में कैसी व्यवस्था दी जाए और इनको कितने पैसे मुहैया कराए जाएं, इससे पृथक होते हुए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए धनराशि पृथक पृथक रखी गई, जो कि खर्च करनी थी। 1813 के आज्ञापत्र पर धारा 43 के अंतर्गत कंपनी किस साहित्य प्राच्य या पश्चात को बढ़ावा दे, साहित्य की भाषा कौन सी हो, विद्वानों का प्रसार किया जाए, इस पे भी मतभेद बना रहा, जिसके अंतर्गत 1813 की आज्ञापत्र की धारा 43 में भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दिया गया, जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया और इसमें स्पष्ट किया गया कि इस धनराशि का व्यय प्राच्य शिक्षा या पश्चात शिक्षा पर व्यय किया जाना था। यह विवाद उठा क्योंकि इसमें भारतीयों के लिए तथा प्राच्य के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए जो विद्वान थे, इनको कैसी व्यवस्था दी जाए।